हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम रीट लेवल 1 ईवीएस के अंदर वो प्रश्न हल करने वाले हैं जो आपके पेपर के अंदर हूबहू छपेंगे। ठीक है ना। रीट 2025 को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से पूरी मात्र 1 घंटे के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। और इस पीडीएफ से पिछली बार रीट के अंदर एक पीडीएफ से 29 सवाल हूबहू आए हैं। ये पीडीएफ आपके सामने है और इस पीडीएफ का आप पिछले पेपर के साथ मिला करके देख लीजिए क्या ये पीडीएफ और आपका जो पेपर के क्वेश्चन है वो सेम हूबहू छपे हैं या नहीं छपे हैं। इसके बारे में आप खुद देख सकते हो। 29 प्रश्न आए थे 30 में से, और अब की बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस पीडीएफ के माध्यम से हूबहू सवाल छपने की पूरी गुंजाइश है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब भी टाइम मिले तब 2-3 बार देख लीजिए। सवाल हूबहू छपेंगे, निश्चित रूप से छपेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ईवीएस से संबंधित समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, माता पिता और उनके बच्चे से मिलकर बना परिवार 2 पीढ़ियों से क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। तो एकल परिवार के अंदर माता पिता और उनके बच्चे हैं, उनको क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। और 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां हैं तो वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाएगा। जैसे नीचे प्रश्न दिया गया है, माता पिता, दादा दादी, काका काकी और बच्चे से मिलकर बना परिवार 3 या अधिक पीढ़ियां क्या कहलाती है? संयुक्त परिवार कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त परिवार कहलाती है। प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन रहा है? तो प्राचीन समय के अंदर भारत के अंदर है वो संयुक्त परिवारों का प्रचलन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, वर्तमान भारत में परिवार कैसे बन रहे हैं? वर्तमान भारत के अंदर परिवार है वो संयुक्त की जगह एकल परिवार ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? तो बच्चों के अंदर जो लक्षण है वो वंशानुगति या आसपास के वातावरण से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले हमारे यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो पूरे ईवीएस के सिलेबस के पर आधारित है। पूरा सिलेबस इस पीडीएफ के अंदर आपको करवाया जाएगा। 1 घंटे का काम है, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वंशानुगति के पिता किसे कहा जाता है? तो वंशानुगति के पिता आप सबको पता है, जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? मटर पर प्रयोग किए थे। ठीक है ना। हरगोविंद खुराना को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला? तो नए गुणों के निर्धारण के हेतु, यानी नए गुण किसके? वंशानुगति के जो नए गुण हैं और हरगोविंद खुराना ने उनका निर्धारण किया, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाणेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो डूंगरपुर के अंदर भरता है। ठीक है, फूलडोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है। ख्वाजा साहब का उत्सव प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक कहाँ मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर के अंदर ये लगता है। रामदेवरा मेला कहाँ भरता है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर भरता है। ठीक है ना। रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो रामदेव जी का मेला है वो वर्ष में 2 बार भरता है, एक ही बात ध्यान में रखना। और किस किस माह में भरता है? तो एक माघ और भाद्रपद माह में, यानी एक वर्ष में 2 बार रामदेव जी का मेला भरा जाता है, माघ महीने के अंदर और भाद्रपद महीने के अंदर। दोनों आपको बातें याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि अपन को ज़्यादातर भाद्रपद याद रहता है, लेकिन माघ में भी रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करता हूँ मैं, अगला जो प्रश्न है हमारा, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं और राम सपीर के नाम से पूजे जाते हैं? तो रामदेव जी है। ठीक है, नागपंचमी का मेला कहाँ भरता है? तो जोधपुर के अंदर भरता है। तीज मेला कहाँ भरता है? तीज जयपुर के अंदर भरता है। ठीक है ना। तो और आपसे मेरा सवाल है कि छोटी तीज और बड़ी तीज का त्यौहार है कब कब और किस महीने के अंदर भरता है, जो मनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? इन दोनों सवालों के जवाब आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हरियाली अमावस्या मेला भरता है। हरियाली अमावस्या मेला है उदयपुर के अंदर भरता है और महाराजा फतेह सिंह के समय है वो शुरू हुआ था। ठीक है, जयपुर मेला जो दशहरा मेला भरता है तो दशहरा राजस्थान के अंदर कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, भरथरी मेला पांडुपोल मेला है, भरथरी मेला और पांडुपोल मेला है वो दोनों अलवर के अंदर भरे जाते हैं। कहाँ है? अलवर के अंदर। ठीक है,
आगे मैं बात करता हूँ पशु मेला कहाँ भरता है। तो पशु मेला नागौर और पुष्कर के अंदर भरता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर में लक्की मेला कब भरता है। तो राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर है, वहाँ पर लक्की मेला भरता है और कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, ठीक है। अगला है राजस्थान में लोक देवता के यशोगान स्वरूप गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं। तो राजस्थान के अंदर लोक देवता के यशोगान स्वरूप जो गीत गाए जाते हैं उनको फवाड़े, जैसे पाबू जी के फवाड़े लोकप्रिय है, पवाड़े कहते हैं, और इनमें पाबू जी के फवाड़े लोकप्रिय हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, पाबू जी की यशो ज्ञान जो यशो गान है उनके स्वरूप गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं। तो उनको फवाड़े कहते हैं, ठीक है ना। आप कहीं ध्यान रखना है, क्यों फड़ मत करके आना, क्योंकि जो यशो गान लिखा आ जाए तो फिर फवाड़े करके आना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन से लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायों को आक्रांताओं से छुड़वाई थी। तेजा जी ने छुड़वाई थी, रीट के अंदर आ रखा है प्रश्न, ठीक है ना। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो 21 जून को घोषित किया है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो चिपको आंदोलन चलाया था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से, दोनों बातें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ मैं, यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर जो सुंदरलाल बहुगुणा है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, और जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है। दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध खेजड़दी आंदोलन से, किस आंदोलन से है, खेजड़दी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ी गांव में कितने लोग शहीद हुए थे। तो यहाँ पर 363 लोग हैं वो घायल हुए थे, ठीक है ना। घायल क्या, शहीद हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करता हूँ गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता या लोक देवी संत या महापुरुष के नाम संरक्षित हो जाती है तो उस भूमि को औरण भूमि कहते हैं, ठीक है। घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी विहार है राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भरतपुर के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ पर विस्तृत है किन जिलों के अंदर है। तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर विस्तृत है। अगला प्रश्न है सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है या बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो सरिस्का किस जिले के अंदर स्थित है। तो सरिस्का है वो अलवर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किस जयंती को मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय पर्व के गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है ना। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय पर्व की बात करूँ तो यहाँ पर गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसी के साथ गांधी जयंती और इसी के साथ शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, वो भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 4 राष्ट्रीय पर्व हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अंडे देने और अंडों की देखभाल करने वाली चींटियाँ क्रम से कहलाती है। तो अंडे देने वाली चींटियों का नाम है रानी चींटी, ठीक है। और अंडों की देखभाल करने वाली जो चींटियाँ होती है उन चींटियों को क्या कहते हैं, श्रमिक चींटी कहते हैं। ध्यान रखना, अंडे देने वाली चींटी कौन सी होती है, रानी चींटी होती है। तो अंडे कौन देती है, अंडे रानी देती है, ठीक है ना। और उस अंडों की देखभाल कौन करता है, तो श्रमिक है वो अंडों की देखभाल करता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, काफी अच्छा प्रश्न है। पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है। पर्चा बावड़ी रामदेवरा के अंदर स्थित है। खिन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है, जालोर के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। 150 फीट गहरी मेड़तनी बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। प्राचीन काल में कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए जो प्रयुक्त पेय नुमा संरचना है उसको क्या कहते हैं, उसको रैट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रैट कहते हैं। रैट को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैलों का प्रयोग किया जाता है। डेंगू रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है, तो एडीज मच्छर है। क्या नाम है, एडीज मच्छर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मैं बात करता हूँ कौन से रोगों के फैलने का कारण दूषित जल या भोजन है। तो साथियों दूषित जल या भोजन से फैलने वाले रोग है या जल जनित रोग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलिया है, ठीक है ना। मुंह में बनने वाली लार का कार्य क्या होता है। मुंह के अंदर बनने वाली लार का कार्य स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुंह से प्रारंभ होता है।
तो ये प्रश्न हो गए हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह से होता है। कहाँ से होता है, मुंह से होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगले प्रश्न है हमारे, आमाशय व आंत में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है। तो आमाशय और आंत के अंदर भोजन की पाचन की बात करता हूँ तो पाचक रसों की सहायता से होता है। खून की कमी से एनीमिया रोग है होने की कौन सी गोलियां ली जाती है। देखो, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है या एनीमिया की कमी से जो एनीमिया रोग हो जाता है या खून की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर साथियों आयरन फोलिक एसिड की है और गोलियां हमको लेनी होती है, आयरन फोलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ होता है। 2 अक्टूबर 2014 से होता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न है, गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किए गए हैं। तो गोडाउन को 1981 के अंदर राज्य जो पक्षी है वो घोषित किए गए हैं। किसे शर्मिले पक्षी या सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। तो गोडाउन को है शर्मिला पक्षी या सोन चिड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया है। तो 1981 के अंदर चिंकारा को राज्य जो पशु है वो घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। तो ऊंट को घोषित किया गया है। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उत्तर से प्रश्न से उत्तर भी देखें, लेकिन जो उत्तर है उसका प्रश्न भी बनाइए, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर चलेगा तो यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न बनेंगे और उत्तर से भी प्रश्न बन के आ सकता है और प्रश्न हूबहू भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है ना। अब ऊंट को राष्ट्रीय जो राज्य पशु है वो कब घोषित किया गया। तो ये डेट ध्यान में रखना, 30 जून 2014 को घोषित किया गया है। पशुधन श्रेणी का, किस श्रेणी का है, पशुधन श्रेणी का है। ठीक है ना। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है। राज्य सरकार के द्वारा 30 जून 2014 को ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 100% ये प्रश्न छपेगा इस रीट के अंदर। ठीक है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है। 1983 के अंदर घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, सप्ताह में कितनी बार नाखून आवश्यक रूप से काटने चाहिए। तो एक सप्ताह के अंदर एक बार नाखून है आप सबको काट लेने चाहिए। आशा और उम्मीद है आप सब लोग काटते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, वह जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं तो उनको हम शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीवों के अंदर कौन आते हैं, ये ऑप्शन के अंदर दे सकता है, निम्न में से शाकाहारी जीव है नहीं है, तो आप स्वयं पहचान सकते हो। शाकाहारी जीव है मतलब वह जीव जंतु जो पेड़ पौधों को जो प्राप्त सामग्री है वो भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर गाय हो गया, हिरण हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया और खरगोश हो गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, वह जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी होते हैं शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़। ठीक है। शेर, चीता, भेड़िया और गीदड़ हैं, ये मांसाहारी होते हैं। साथियों, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि पूरा हल करवा दूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अन्य बातों के अंदर। पूरा डायरेक्ट अपन सिलेबस पर बात करेंगे, अपना जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगला प्रश्न है, सर्वहारी होते हैं। सर्वहारी यानी जो वह जीव जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं तो उन्हें सर्वहारी कहते हैं। ऊपर प्रश्न दिया गया है, सर्वहारी होते हैं। मनुष्य सर्वहारी होता है कि मनुष्य मांस भी खाता है और मनुष्य पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री भी खाता है। कौवा मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री भी है वो खाता है। भालू की बात करें तो ये भी सर्वहारी है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण है छानना, उबाल कर या फिटकरी द्वारा साफ करके जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। ठीक है ना। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाणियों में बनाए जाते हैं। तो आप सबको पता है टांका बनाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को है दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ईद कब मनाई जाती है। ईद की बात करें तो यहाँ पर रमजान के अंतिम माह में चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है। सामान्य पूछ सकता है ईद किस महीने के अंदर मनाई जा सकती है। तो आपको याद रखना है रमजान। रमजान कौन सी जान, रमजान, रमजान ईद ऐसे याद रख लेना। ठीक है। तो कौन सी जान, रमजान। रमजान में क्या मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है। और अंतिम माह में, रमजान के अंतिम माह में यहाँ के आपके चांद दिखाई देने पर इस दिन मुठ जो मीठी सेवाएं हैं वो बनाई जाती है ईद के दिन। ठीक है।
ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है क्रिसमस। क्रिसमस है वो ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है और क्रिसमस त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, ये आप सबको पता होगा। ईसा मसीह की जन्म की खुशी में मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे यहाँ पर महावीर जयंती हो गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी थे। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। दोनों बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे और इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ है वो किया जाता है। घर बनाने की लिए जो सामग्री काम में ली जाती है वो कौन कौन सी है? तो रेत लिया जाता है, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया, ये घर बनाने के लिए सामग्री है काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जब मानव घुमक्कड़ था वह कैसे आवास में रहता था? तो जब मानव घुमक्कड़ था उनका कोई आवास निश्चित नहीं था, तो वह पहाड़ों की बनी गुफाओं के अंदर रहते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, बस अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए आदि के पास बनाए जाने वाले जो सामूहिक घर है उसको क्या कहते हैं? रैन बसेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? रैन बसेरा कहते हैं। बर्फ से बनाए जाने वाले घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। पिछली बार रीट के अंदर आया हुआ है, आप पूरा पेपर देख सकते हो। 29 सवाल हूबहू इस पीडीएफ से आए हैं। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को जरूर जरूर 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सवाल आएंगे, इस पर विश्वास करिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरती है वहाँ मकान की जो छत है वो कैसे बनाई जानी चाहिए? तो ढलान युक्त होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो बर्फ इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो साफ सफाई से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 है। ये सवाल देख सकते हो 2022 के अंदर आया था। भारत सरकार द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो नमामि गंगे 2014 के अंदर प्रारंभ किया गया। प्रश्न ये पूछा था, नमामि गंगे अभियान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 2014 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। किससे संबंधित है? गंगा से संबंधित है, गंगा की साफ संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करता हूँ, पानी का रंग होता है रंगहीन होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर में किस नदी के पानी को वस्त्र रंगाई उद्योगों ने उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी प्रदूषित कर रहा है? तो बालोतरा की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी आप सबको पता है। ठीक है, आगे समुद्र के पानी का रंग होता है, समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ऐसे भी देखिएगा साथियों, थोड़ा पानी का रंग रंगहीन होता है पानी, लेकिन समुद्र के पानी का रंग आ जाए ना तो फिर नीला करके आना, रंगहीन मत करना। ठीक है, किस प्रकार की खाद के अधिक समय तक उपयोग करने से जमीन में उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है? तो जो रासायनिक प्रकार की खादें होती है उनका अधिक उपयोग करेंगे तो वहाँ पर जमीन के अंदर उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जाएगी। राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ का नाम क्या है? तो विजय स्तंभ है। ठीक है, विजय स्तंभ है। क्या नाम है? विजय स्तंभ है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो लोहागढ़ किला स्थित है, लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। ठीक है ना। लोहागढ़ को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या पूछे तो 9 मंजिलें। कितनी मंजिलें? 9 मंजिलें। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है ना। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, एक नहीं है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ नहीं कहा जा सकता है, दोनों मंजिलें अलग अलग हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी विशेषताएं अलग अलग है, लेकिन दोनों ही मंजिलें हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 22 मीटर है। ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई बात करें तो उसके अंदर मंजिलों की संख्या 7 है, जबकि जो विजय स्तंभ है इसके अंदर 9 मंजिलें हैं। तो दोनों ही अलग अलग इमारतें हैं। कई स्टूडेंट है इसको एक इमारत मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग का नाम क्या है? तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है ना। सोनारगढ़ दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर के अंदर है। जयगढ़ किला की बात करें तो जयपुर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग के अंदर होता है? तो रणथंभौर के अंदर होता है, 1301 के अंदर होता है। ठीक है। सवाई माधोपुर में स्थित गिरि दुर्ग का नाम है? तो रणथंभौर है। गिरि दुर्ग उस दुर्ग को कहा जाता है साथियों जो पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है ना। तो सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की श्रेणी का है? गिरि श्रेणी का है, गिरि दुर्ग है। 9 श्रेणियां होती है अलग अलग, वो आपको जब आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि अब अपन टारगेट पर काम करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ मैं, यहाँ पर सवाई माधोपुर में स्थित गिरी दुर्ग का नाम रणथंभौर दुर्ग हो गया। किस किले को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, इसका इसी कारण इसको चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये गिरी दुर्ग है, क्योंकि जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होते हैं उन सभी दुर्गों को गिरी दुर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। और जो दुर्ग मरुस्थल के अंदर होते हैं उनको धानवन दुर्ग कहा जाता है। विशेष तौर से जो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है वो उसकी श्रेणी पूछी जा सकती है, आपको धानवन श्रेणी करके आना। कौन सी श्रेणी? धानवन श्रेणी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रानी पद्मिनी ने जोर कहाँ किया था? तो रानी पद्मिनी ने है और रतन सिंह की पत्नी थी, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 1303 के अंदर जोर किया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से भी जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को है मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कुंभलगढ़ किले का निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा है। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, ऊंचाई पर वायु दाब में कमी, सांस लेने में कठिनाई आदि, ये क्या है? पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार की बात करें तो नुकीली छड़ी, आंखों पर काला चश्मा और नुकीली कीलों युक्त जूते, ये तीनों चीजें हैं पर्वतारोहण के काम आने वाले औजार है, आपको ध्यान में रखना है। नुकीली छड़, आंखों पर काला चश्मा और नुकीली कीलों युक्त जूते। आगे बात करता हूँ अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकेनल पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना, ये प्रश्न 100% आपकी बार छप सकता है। अमेरिका के अंदर अलास्का के अंदर एक चोटी है, उसका नाम है माउंट मैकेनल। उस पर्वत चोटी की जो चढ़ाई जिस भारतीय महिला ने की है उस महिला का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल का संबंध माउंट मैकेनल चोटी से है, ये बात आपको ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आ सकता है। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस चोटी से है? माउंट मैकेनल चोटी से है, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल ने किस देश के अंदर चढ़ाई की है? तो अमेरिका के अंदर की है। जो अलास्का के अंदर है माउंट मैकेनल है, प्रेमलता अग्रवाल। चारों बातें आप याद रखना है, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल ने कितने वर्ष की आयु में चढ़ाई की? वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 48 वर्ष की आयु में की है। आप समझ सकते हो इनका हौसला कितना बुलंद है। और आप लोगों को एक छोटी सी तैयारी रीट जैसी परीक्षा के अंदर आप घबरा रहे हो। 48 वर्ष की आयु में एक महिला ने माउंट एवरेस्ट जैसी पर्वत चोटी की चढ़ाई कंप्लीट की है, उनका नाम प्रेमलता अग्रवाल है। इनका हौसला की जो पराकाष्ठा है वो कितनी ऊंची हो सकती है आप स्वयं देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जिनका कार्य अच्छा है उनकी हौसले बुलंद है और इन्हीं से प्रेरित होकर के अपन को भी ये चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है। हाँ, 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला की बात करें तो संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव है। इनका संबंध हरियाणा से है, लगभग रेवाड़ी से इनका संबंध है संतोष जी यादव का, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला की बात करें तो ये भी संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव है। दो बातें संतोष यादव के बारे में याद रखना, अलग अलग याद रखना, क्योंकि इसमें डिफरेंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। एक तो 20 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चोटी 8,848 मीटर ऊंची है, जिसकी चढ़ाई किसने की? संतोष यादव ने की, ठीक है। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला की बात करें तो वो संतोष यादव है। तो दोनों बातें, सबसे कम उम्र और कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई संतोष यादव ने की। प्रेमलता अग्रवाल की बात करें तो 48 वर्ष की आयु में इन्होंने किस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और अमेरिका के अलास्का के अंदर एक चोटी का नाम है, पर्वत का नाम है माउंट मैकेनल, उनकी चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो प्रेमलता अग्रवाल है, ठीक है। हरियाणा के रेवाड़ी का इनका देखो, ये मैंने बताया था ना, हरियाणा से रेवाड़ी से संबंधित है। हरियाणा के रेवाड़ी जोनियावास गांव से इनका संबंध है। जो पर्वतारोही संतोष यादव ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने राजस्थान के अंदर महारानी कॉलेज जयपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा के रेवाड़ी निवासी, उनमें रेवाड़ी के अंदर गांव का नाम है जोनियावास, गांव की पर्वतारोही संतोष यादव ने शिक्षा है महारानी कॉलेज जयपुर से प्राप्त की, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म की बात करें तो प्रेमलता अग्रवाल का जन्म है जुगततलाई गांव जमशेदपुर जिले के झारखंड राज्य के अंदर होता है, ठीक है। तो पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म
जुगत तलाई गांव का नाम है, जमशेदपुर जिले का नाम है, और राज्य की बात करें तो झारखंड इनका राज्य है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड से है, ठीक है ना। गांव भी पूछा जा सकता है जुगत तलाई, ध्यान रखना। जिला भी पूछा जा सकता है जमशेदपुर। प्रेमलता अग्रवाल, जुगत तलाई, जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बछेंद्री पाल का जन्म हुआ है, तो बछेंद्री पाल का जन्म है वो नाकुरी गांव उत्तराखंड के अंदर होता है। यहाँ बछेंद्री पाल से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि बछेंद्री पाल का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से है। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस राज्य से है, हरियाणा से है, ठीक है। संतोष यादव का संबंध, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध झारखंड से है, और संतोष यादव का संबंध है वो आपके कहाँ से है, हरियाणा से है। तो तीनों अलग अलग पर्वतारोहियों को आपको ध्यान में रखना है। संतोष यादव का संबंध हरियाणा से, बछेंद्री पाल का संबंध उत्तराखंड से, और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध कहाँ से है, झारखंड से है। तो तीनों बातें आपको ध्यान में रखना। जमशेदपुर, जुगत तलाई, इनका संबंध प्रेमलता से है, और यहाँ पर नाकुरी गांव उत्तराखंड का संबंध बछेंद्री पाल से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बात करें तो यहाँ पर बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला की बात करें तो वो कौन है, आपके प्रेमलता अग्रवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर 20 वर्ष की आयु में लिखा संतोष यादव है, सॉरी, ठीक है ना। तो सबसे कम उम्र में 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला की बात करें तो संतोष यादव है, ठीक है ना। और 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला प्रेमलता अग्रवाल है। दोनों कंसेप्ट आप ध्यान में रखना क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आगे अपना प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत और रुडुगेरा पर्वत आरोहण अभियान में भाग लिया है, तो गंगोत्री पर्वत और रुडुगेरा पर्वत आरोहण अभियान है, इनके अंदर बछेंद्री पाल ने भाग लिया है। बछेंद्री पाल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से, यहाँ पर उन्होंने क्या है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है ना। ट्रेनिंग कहाँ से की है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से उन्होंने ट्रेनिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में जो है रहता है, तो उत्तर दिशा के अंदर रहता है। यात्रियों को दिशा का ज्ञान कराने में कौन सा तारा सही है, तो ध्रुव तारा है वो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, सप्तऋषि तारा मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरिक्ष के अंदर 7 तारों का समूह है उसे सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, वह खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उनका नाम क्या है, तो तारा है, और वो सूर्य भी एक तारा है, ठीक है ना। सूर्य आएगा और तारा, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। तो तारा हो तो तारा करके आना क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। इस प्रकार से कई तारे हैं वो अंतरिक्ष के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, अर्शो मेजर बिग बियर बड़ा भालू क्या है, ठीक है ना। अर्शो में मेजर आ जाए या बिग बियर आ जाए तो ये क्या है, तो साथियों ये नक्षत्र मंडल में है, और ये क्या है, सप्तऋषि तारा मंडल इसी का एक भाग है, ठीक है ना। तो नक्षत्र मंडल के अंदर है, सप्तऋषि तारा मंडल इसी का एक भाग है, उसका नाम क्या है, अर्शो मेजर या बिग बियर बड़ा भालू है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ अगला प्रश्न है, वह पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जो वह पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं तो ग्रह कहते हैं, ठीक है। सौर मंडल का मुख्य सूर्य है, ठीक है। कौन है, सूर्य है। सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी लगभग कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। 15 करोड़ किलोमीटर कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। उनका क्रम भी ध्यान में रखना है सूर्य से दूरी के अनुसार, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण है, ठीक है ना। अरुण वरुण यहाँ आपके गड़बड़ कर सकता है, ठीक है ना। अरुण वरुण आपको याद रह सकता है लेकिन यूरेनस और नेपच्यून दोनों अलग अलग लगा सकते हैं। तो पहले आपको यूरेनस करेगा, यूरेनस करना है, और फिर आपको क्या करना है, नेपच्यून करना है, ठीक है ना। तो लास्ट में यूएन करना है, क्या करना है, यूएन, ठीक है ना। यूएन ध्यान में रखना, आप कर दोगे, ठीक है। मतलब यू पहले आएगा एन बाद में आएगा, ठीक है। यूएन ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि
अरुण और वरुण, ठीक है ना। अरुण वरुण की जगह यूएन दिया, यू से यूरेनस हो जाएगा और एन से नेपच्यून हो जाएगा, जिसे आप वरुण कहते हो, ठीक है। तो यहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। इसके अंदर भी साथियों आंतरिक ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है ना। आंतरिक ग्रह 4 होते हैं और बाह्य ग्रह 4 होते हैं। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? जो पहले वाले होते हैं ना, वो आंतरिक ग्रह होते हैं, जैसे बुध पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। और आपके मंगल बृहस्पति शनि अरुण, जो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं है। तो 4 आंतरिक ग्रह हैं, तो 4 आंतरिक ग्रह आपको ध्यान में रखना है। मंगल तक आंतरिक ग्रह हैं। बुध पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये एक फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। निश्चित रूप से सवाल कहीं न कहीं इन प्रश्नों में से ही उलझ कर आपके आएगा, और अब भरोसा करके आप इस क्लास को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को क्या नाम है? तो उस पथ को साथियों कक्षा कहा जाता है। एक निश्चित कक्षा के अंदर जो भी जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो और खगोलीय पिंड, ये शीर्ष को बौने ग्रह की सूची में है, वो कब शामिल है किया है? तो अगस्त 2006 के अंदर किया है। कब किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, उन्होंने प्लूटो और खगोलीय पिंड, ये इसका नाम है, सीरियस को बौने ग्रह का दर्जा है, वो अगस्त 2006 के अंदर दिया गया है। आगे बात करता हूँ, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? तो पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी बात करूँ तो मैं 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। दोनों बातें ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, किस ग्रह के आकार को भू आब कहा जाता है? तो भू आब यानी पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। इनसेंट IRS एड्यूसेट क्या है? तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह क्या है? ये आपके अलग अलग नाम हैं, आपको ध्यान में रखना है। इनसेंट पूछे, IRS पूछे या एड्यूसेट पूछे, ये अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं। और इसी के साथ एक फैक्ट की बात करूं एड्यूसेट की, तो भारत का पहला शैक्षिक आपके उपग्रह की बात करूं तो वो एड्यूसेट है। कौन सा सेट है? एड्यूसेट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहाँ पर तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य के छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं और उपग्रह, इनके अतिरिक्त असंख्य के छोटे पिंड है, वो शूद्र कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूँ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। गंगा, आकाश गंगा क्या है? तो लाखों तारों का समूह क्या है? आकाश गंगा है। नेक्स्ट बात करें, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आगे का प्रश्न है, किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सबसे न्यूनतम है? तो वरुण का है। किसका है? वरुण और बुध का है, ठीक है। यहाँ पर किसका है? सबसे परिक्रमण सर्वाधिक और न्यूनतम, दोनों पूछ लिए, ठीक है ना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर है क्रम से, सर्वाधिक की बात करें तो वरुण आ जाएगा, ठीक है ना। वरुण का मतलब यू आ जाएगा, ठीक है ना। अरुण वरुण, वरुण मतलब एन हो जाएगा, ठीक है। नेपच्यून हो जाएगा। 164 साल के अंदर सूर्य की परिक्रमा पूरी होती है। किसकी? वरुण की। और बुध है, वो मात्र 88 दिन के अंदर सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता, परिक्रमण काल है पूरा कर लेता है। तो सबसे कम बुध और सूर्य के सबसे नज़दीक है, और सबसे सूर्य से जो सबसे दूरी पर वरुण है, जो 164 साल में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल पूरा करता है। बात करता हूँ, कौन से ग्रहों को अपनी कक्षा अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी और मंगल है, इन्होंने अपनी अक्ष पर घूर्णन सबसे न्यूनतम है, और कितना है? 1 दिन का है, ठीक है ना। बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? ठीक है ना। तो बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट का है, सबसे कम है, ठीक है ना। सबसे कम किसका है? यहाँ पर 9 घंटे 56 मिनट सबसे कम किसका है? बृहस्पति का है, ठीक है ना। और कौन से ग्रहों का अपनी अक्ष पर
घूर्णन न्यूनतम है, ये काल पूछ लिया अलग अलग, ठीक है ना। तो न्यूनतम पृथ्वी और मंगल का 1 दिन का है, ठीक है ना। तो सबसे कम बृहस्पति का है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में आंतरिक ग्रह ये पूछ लिया, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह की बात करें तो पृथ्वी जो बृहस्पति शनि अरुण यानी यूरेनस और वरुण नेपच्यून दोनों है, ठीक है ना। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे तो नील आर्मस्ट्रांग थे। प्रकाश की गति क्या है, तो प्रकाश की गति यहाँ पर देख सकते हो इतने 1000 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की गति ध्यान में रखना। और प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है वो आपके है निर्वात केंद्र होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे का प्रश्न। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा है कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, तो ये आर्यभट्ट ने कहा। किसने कहा है, आर्यभट्ट ने कहा है। किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले होते हैं, तो शनि के अंदर है। शनि किसके किसके गैसीय छल्ले होते हैं, शनि के ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले होते हैं। कौन से ग्रह का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक है, शुक्र का है, कितना है 243 दिन है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन को पूरा करता है, जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन के अंदर पूरा करता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पूछ रहा है तो कौन है, पृथ्वी है, ठीक है ना। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है, ठीक है ना। वो क्रम याद रखोगे, तीसरा पूछेगा चौथा पूछेगा सब आप बता दोगे, ठीक है ना। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ सूर्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार पथ पर वो चक्कर लगाते रहते हैं। आगे यहाँ पर मैं बात करता हूँ भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की, 1984 के अंदर की। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला थी। और कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा की है, तो उसका नाम है कोलंबिया यान। और कल्पना चावला की मृत्यु है वो 2003 के अंदर होती है। कब होती है, 2003 के अंदर होती है। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की बात करें तो सुनीता विलियम्स है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय में रहने वाले रिकॉर्ड किसके नाम है, सुनीता विलियम्स के नाम दर्ज है। और 196 दिन है अंतरिक्ष के अंदर ये सुनीता विलियम्स है और रह चुकी है, ठीक है ना। दिन भी पूछ सकते हैं कितने दिन का रिकॉर्ड है, 196 दिन अंतरिक्ष के अंदर कौन रही है। यहाँ पर अंतरिक्ष भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है और रह चुके हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं, ये आपके सड़क से संबंधित चिन्ह है। यहाँ से ये संकेत है, किसका अर्थ बताता है, इस संकेत का मतलब है दाएं मुड़ो, ठीक है। इस संकेत का अर्थ होता है शांत क्षेत्र, ठीक है। इस संकेत का अर्थ होता है मानव रहित संपार, ठीक है ना। यानी ये रेलगाड़ी है, यहाँ पर मानव रहित नहीं है, ठीक है ना, मानव रहित है, ठीक है ना, कोई मानव यहाँ पर नहीं है। ये आपके पिछली बार रीट के अंदर आया था, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है पैदल क्रॉसिंग, ठीक है ना। उस पर ये सवाल डिलीट हुआ था क्योंकि इस पर ये आदमी का चित्र नहीं था, केवल ये लाइनें थी, इसलिए इस सवाल को बोर्ड ने डिलीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पर ये संकेत है रक्षित संपार क्रॉसिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कोई कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको रक्षित है, ठीक है ना। तो आपके रेलवे स्टेशन पर देखते हो ना रेलवे फाटक, तो वो रक्षित होते हैं। और कहीं पर रक्षित नहीं होते हैं तो वो मानव रहित रक्षित संपर्क क्रॉसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखने की। रक्षित का ये है, ठीक है ना, रक्षित संपर्क क्रॉसिंग। इसका अर्थ होता है बाएं मुड़े। इस संकेत का अर्थ होता है यहाँ पर क्या है, चौराया है। नेक्स्ट है, इस संकेत का अर्थ होता है आगे क्या है, स्कूल है। आगे क्या है साहब, स्कूल है, ठीक है। आगे अगला सवाल है रेडियो की खोज किसने की, तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की, ठीक है। टीवी की खोज किसने की, टीवी यानी टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी दूरदर्शन भी आ सकता है, दूरदर्शन टेलीविज़न टीवी।
इनकी खोजें जॉन लोगी बियर्ड ने की। किसने की? जॉन लोगी बियर्ड ने की है। मोबाइल के खोजकर्ता मार्टिन कूपर है, मार्टिन कूपर। तो कूपर, मोबाइल की खोज किसने की? कूपर ने की। किसने की? कूपर ने की। कईयों को याद नहीं है तो याद कर लेना, कोई सवाल पूछ ले। मोबाइल की खोज मार्टिन कूपर ने, रेडियो की खोज मार्कोनी ने और टीवी की खोज जॉन लोगी बियर्ड ने की है। तो चारों चीजें आपको ध्यान में रखना है। टेलीग्राफ की खोज, टेलीग्राफ की खोज सैमुअल ने की है। किसने की? सैमुअल्स ने की है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता था? तो साथियों, प्राचीन काल के अंदर है संदेशों का संचार है वो ढोल नगाड़ों, कबूतर और हरकारों के द्वारा होता था। तो तीनों चीजें याद रखना, ढोल नगाड़ों के द्वारा भी होता था, कबूतरों के द्वारा और हरकारे के द्वारा भी होते थे। तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा के बीच में जो पत्र व्यवहार का काम करते थे ना, उनको हरकारे बोलते हैं। ठीक है ना, ये व्यक्ति थे, उनका नाम था हरकारे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखना। राष्ट्रीय पर्व को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इनको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, 52 सेकंड इसका गाने का समय है। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया है? तो ध्वजारोहण के समय इसको गाया जाता है। वंदे मातरम लिखा गया संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा के अंदर लिखा गया है। राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है? राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है, हाँ बदली जा सकती है, लेकिन राष्ट्रगान की धुन नहीं बदली जा सकती है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय चिन्ह में चारों दिशाओं में सिंह के मुख है और उनके नीचे क्या नाम लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत है। ठीक है ना, 22 जुलाई 1957 के अंदर स्वीकृत किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यहाँ पर बाघ है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद या वर वृक्ष है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करूँ तो यहाँ पर है गांगेय डॉल्फिन है। ठीक है ना, और गांगेय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। ठीक है ना, गांगेय डॉल्फिन दिवस, ठीक है ना, इनके संरक्षण से संबंधित दिवस है, तो कब मनाया जाता है बता देना। ठीक है, राजस्थान के नदी तट पर बसे शहर की बात करें तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। पाली की बात करें तो यहाँ पर आपके मांडी नदी के किनारे पर पाली शहर बसा हुआ है। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर काली सिंध नदी के किनारे झालावाड़ बसा है। इसके अलावा सवाई माधोपुर की बात करें तो ये बनास नदी के किनारे पर है, और टोंक की बात करें ये भी बनास नदी पर है। तो 5 जिले आपको याद भी रखने ना, इम्पोर्टेंट है। कोटा, चंबल, पाली, मांडी, झालावाड़, काली सिंध, सवाई माधोपुर, बनास और टोंक, ये भी बनास नदी के किनारे पर है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई हुई जो कूपे नुमा संरचना है उसको क्या कहते हैं? कूप नुमा संरचना, कुएं नुमा संरचना टांका कहलाता है। क्या कहलाता है? टांका कहलाता है। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खडीन कहलाती है। खडीन का संबंध 15वीं शताब्दी से है और खडीन का संबंध पालीवाल ब्राह्मणों से है और जैसलमेर से। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करता हूँ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? जोड़ कहा जाता है। वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की जो संरचना होती है जोड़ कहते हैं। जोड़ सर्वाधिक किस जिले के अंदर होते हैं? वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? तो राजस्थानी वेशभूषा चटक रंगों के लिए, या अपन कह सकते हैं विभिन्न रंग कह सकते हैं, बहुरंगी बोल सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती है? तो राजस्थानी महिलाएं घाघरा, चोली और ओढ़नी जैसे वस्त्र पहनती है। ठीक है ना, राजस्थानी पुरुषों का परिधान है, परिधान कहो चाहे वस्त्र कहो एक ही चीज़ है, वस्त्र का पर्यायवाची परिधान है, ध्यान में रखना। कोई के नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लेना। ठीक है ना, तो धोती कुर्ता जो पायजामा पगड़ी ये राजस्थानी पुरुषों के क्या है? वस्त्र है, परिधान है। ठीक है ना, गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आएगा, गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है ना, जो जयपुर की प्रसिद्ध है, कजली तीज के हो, सातुड़ी तीज के हो या बड़ी तीज के हो, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पर भाद्रपद कृष्णा
तृतीया को मनाई जाती है। देखिए साथियों, यहाँ पर कजली तीज पूछे, सातुड़ी तीज पूछे या बड़ी तीज पूछे, तीनों का उत्तर एक ही होगा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है। किस जिले की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। तीज की तैयार की बात करूँ तो श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है और जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पर एसएन जयपुर के पास सील की डोंगरी और वल्लभ नगर उदयपुर में शीतला माता का मेला है। ठीक है। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होता है। यहाँ पर इसकी तिथि पूछी जा सकती है, अक्षय तृतीया। ठीक है ना, वैशाख शुक्ला तृतीया है। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ठीक है ना, भाद्रपद में मनाई जाती है। और इसकी तिथि आप बताओ कब मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर पुष्कर मेला अजमेर और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अजमेर के अंदर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को तिथि को लगता है। ठीक है। केला देवी मेला करौली के अंदर लगता है। तिथि की बात करें तो यहाँ पर चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। केला देवी करौली, ठीक है ना, और चैत्र शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है। आप ऐसे ध्यान रखना, कैसे केला देवी, कैसे करौली के अंदर। ठीक है। और शुक्ला कैसे, मतलब कैसे कृष्ण होता है, कृष्ण में नहीं है, किसमें? शुक्ल में। किसमें? शुक्ल में। ऐसे याद रख लेना। ठीक है। महावीर जी की मेला बात करें तो यहाँ पर करौली के अंदर लगता है। और चैत्र शुक्ला दशमी को एकादशी को लगता है। कब लगता है? एकादशी को लगता है। ठीक है। दशहरा मेला की बात करें तो कोटा के अंदर लगता है। उमेश सिंह द्वितीय के द्वारा इसको है यहाँ पर प्रसिद्धि मिली है। उमेश सिंह द्वितीय, ध्यान रखना, उमेश सिंह द्वितीय, प्रथम नहीं है, द्वितीय है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ करणी माता का मेला देशनों के अंदर लगता है, बीकानेर के अंदर है जो कि। ठीक है। जीण माता मेला सीकर के अंदर लगता है। डिगी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर लगता है। तेजा जी का जो मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। राजस्थान के 5 पीरों की बात करें तो यहाँ पर रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ है। क्या नाम है? गोरखनाथ है। आगे मैं बात करता हूँ, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को लगता है, सॉरी भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? पाबू जी है। ठीक है। आगे प्रश्न है, मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की ग्राम मेड़ता के अंदर होता है। ठीक है ना। मीराबाई का विवाह महाराणा जो कुमार भोज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? महाराणा कुमार भोज के साथ इनका क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है। दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से जो भेंट की है वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी के अंदर की है। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर के अंदर होता है। ठीक है ना। पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक किन्हें कहा जाता है? तो जाम्बू जी को पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक कहा जाता है। जसनाथ जी का जन्म कहाँ होता है? कतरियासर बीकानेर के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, संत सरदानंद जी का संबंध, सरदानाथ जी का संबंध कहाँ से इंपॉर्टेंट है? संत सरदानाथ जी का संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। ठीक है। कला का केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी से निर्मित खिलौने कठपुतली के लिए प्रसिद्ध उदयपुर है। ठीक है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जेठाना गांव डूंगरपुर है। ठीक है। लकड़ी की, देखो, लकड़ी के निर्मित जो खिलौने हैं और कठपुतली, इनका तो प्रसिद्धि केंद्र है उदयपुर है, लेकिन लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध बात करें तो गांव पूछे या जिला पूछे, गांव जेठाना है, डूंगरपुर जिला है। ठीक है ना। लकड़ी के बेवाण कावड़ के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ है, तो कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़। ठीक है। टेराकोटा निर्मित मूर्तियों की बात करें तो यह मोलेला गांव राज संबंध से संबंधित है। ब्लू पोर्ट्री जयपुर, ब्लैक पोर्ट्री कोटा। ठीक है ना। ब्लू पोर्ट्री जयपुर, ब्लैक पोर्ट्री कोटा। कागजी पोर्ट्री अलवर। ला का काम कहाँ किया जाता है? ला का काम जयपुर और जोधपुर के अंदर किया जाता है। ला के कीट का नाम है लेसीफर लेका। लाख से निर्मित जो कीट होता है उस कीट का नाम है लेसीफर लेका। कौन सा लेका? लेसीफर लेका इस कीट का नाम होता है, जिससे वो लाख बनती है। ठीक है। आगे बात करूं मैं, कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी का कार्य कहाँ होता है? थेवा कला। उस कार्य को थेवा कला कहा जाता है। जो थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? वो प्रतापगढ़ की है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कपड़े पर छपाई का काम कार्य है वो कहाँ पर किया? बगरू, सांगानेर, आकोला, इन 3 स्थानों पर कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। आगे बात करता हूँ, कसीदाकारी में मुख्य चित्र उकेरे जाते हैं, तो कसीदाकारी है इसके अंदर पशुओं के चित्रों को उकेरा जाता है। ठीक है ना। चूहा वाले मंदिर के रूप में जाना जाता है करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर, यहाँ पर चूहा वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको रेड्स टेम्पल भी कह सकते हैं, इंग्लिश के अंदर आपको पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है ना। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर है
इसमें 3 बताए गए राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 4 नहीं है, 3 है, ठीक है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। केवलादेव की बात करें तो यहाँ पर भरतपुर घना पक्षी विहार के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर सवाई माधोपुर भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ध्यान रखना, यहाँ पर मरु राष्ट्रीय उद्यान आपको ऑप्शन में मिलेगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है ना। लिखा आएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है ना। 3 ही है, ठीक है ना, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। छोटी छोटी जहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो वहाँ पर मैं इस प्रश्न से संबंधित आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। बाघ संरक्षण जो परियोजनाएं संचालित होती है, बाघ संरक्षण परियोजनाएं यहाँ पर बात करूँ तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के अंदर यहाँ पर होती है, ठीक है ना। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। है कितने संख्या में पूछे तो 2, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सांबर झील जयपुर के अंदर है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी दोनों स्थान किस जिले के अंदर है? तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर है। किसके अंदर है? जोधपुर के अंदर है। दोनों चीजें ध्यान में रखना, यहाँ पर थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय शुष्क संस्थान अनुसंधान जो संस्थान है वो काजरी है, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी दोनों का संबंध जोधपुर जिले से है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि की बात करें तो बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति है। वाटरमैन ऑफ इंडिया या फिर जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो खाद्य तेल हो गए, गुड़, खांडसारी, दाल उद्योग, ये क्या है? लघु उद्योग श्रेणी है, ठीक है ना। खाद्य तेल के कारखाने की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर के अंदर है। राज्य में लघु कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जाता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब होती है? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना होती है, जिसके अंदर लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य किया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, ब्यावर में 1890 के अंदर स्थापना होती है, सूती वस्त्र मिल्स की स्थापना होती है, ठीक है ना, ठीक है। और उस सूती वस्त्र मिल की स्थापना किसने की है? और उस सूती जो वस्त्र मिल है उसका नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। राजस्थान में जो रिको है द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए जाते हैं? तो रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर अलवर, कोटा, जोधपुर और गंगानगर के अंदर है फूड पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिलें की बात करें तो यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग की बात करें तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है। चूना पत्थर जिप्सम का प्रयोग किस उद्योगों के लिए किया जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। मीनाकारी का कार्य जयपुर के अंदर किया जाता है। ग्रेनाइट उद्योग प्रसिद्धि की बात करें तो जालौर के अंदर है। पीला पत्थर की प्रसिद्धि यहाँ पर जैसलमेर है। लाल पत्थर कहाँ मिलता है? धौलपुर के अंदर मिलता है। कोटा स्टोन कोटा के अंदर मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं बात करता हूँ कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध। कांच उद्योग के लिए धौलपुर, उदयपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। नमक उद्योग के लिए नागौर प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रथम शक्कर मिल्स द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित कहाँ की गई है? तो ये भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर 1932 के अंदर स्थापित की गई है। ध्यान रखना, प्रथम शक्कर मिल है उसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स, ठीक है। क्षेत्र पूछे तो निजी क्षेत्र है, ठीक है। और ये कहाँ स्थापित की गई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई है। गांव पूछे तो भोपाल, सागर 1932 के अंदर की गई। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। कौन कौन से पर्यटन स्थल है? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर, आड़ उदयपुर, बैराट जयपुर, गणेश्वर नीम का थाना सीकर। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर हवा महल जयपुर। इसके आगे मैं बात करता हूँ जंतर मंतर जयपुर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, जयसमंद झील उदयपुर, ठीक है ना। जयसमंद झील उदयपुर है, ध्यान रखना साथियों। जयसमंद झील उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है, लेकिन राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी पूछे तो बांसवाड़ा। रणकपुर की बात करें तो पाली, देलवाड़ा, सिरोही। राजस्थान में पर्यटन विभाग का लोगो पूछे तो पधारो मारे देश, ठीक है ना, पधारो मारे देश, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर आगे यहाँ पर प्रमुख उत्सवों की बात की गई, ठीक है ना।
ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। ये आपके महोत्सव से संबंधित आ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, याक किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो याक है वो शीत मरुस्थल में पाया जाता है। समुद्री तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं तो लकड़ी के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के बनाए जाते हैं। समुद्र तट के जो प्रदेश है वहाँ पर घर लकड़ी का बनाया जाता है। सीढ़ी नुमा का जो कृषि की जाती है वो किस क्षेत्रों के अंदर की जाती है? पहाड़ी प्रदेशों के अंदर की जाती है। केलू व घास फूस से बनी कच्चे घर की छत कहलाती है। केलू और घास फूस की बनी कच्चे घर की जो छत है उसको खपरेल कहते हैं। क्या कहते हैं? खपरेल कहते हैं। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 के अंदर पारित किया गया है। बात करता हूँ शारदा एक्ट की। शारदा एक्ट है वो किसको कहा जाता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर उपभोक्ता से संबंधित कानून की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता कहलाते हैं वस्तुओं का उपयोग करने वाले क्या है? उपभोक्ता कहलाते हैं। घटते आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागरों के नाम पूछ सकते हैं आपको। यहाँ पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर ये आपके हैं। घटते आकार के आधार पर क्रम से 5 है। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर यहाँ पर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर यहाँ दक्षिण महासागर, इसके अलावा फिर आपके आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट बात करता हूँ, प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैरियाना गर्त। क्या नाम है? मैरियाना गर्त। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्ण के एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर एस आकार का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न है हमारा 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है तो उद्गामी परत कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्गामी परत कहलाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। एशियाई शेरों का निवास गिर वन उद्यान राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है। एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो काजीरंगा अभ्यारण्य असम के अंदर है। यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित किया गया है। किसको किया गया है? काजरी को किया गया है, ठीक है ना। काजरी की स्थापना कब की गई है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर, ठीक है ना। काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है और 1972 के अंदर चलाया गया है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुख्य की बात करें तो यहाँ पर गोरा देवी है। कौन सी देवी है? गोरा देवी। चिपको आंदोलन से महिला की मुख्य जो महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो थी वो गोरा देवी थी। अपीको का अर्थ होता है बाहों में भरना। अपीको आंदोलन का अर्थ होता है बाहों में भरना। अपीको आंदोलन हुआ था शिरसी कर्नाटक के अंदर होता है, ठीक है ना। अपीको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? यहाँ पर उत्तराखंड से है, ठीक है। अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मृग पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? खेजड़ी गांव जोधपुर के अंदर स्थापित किया है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी जोधपुर के अंदर भरता है, ठीक है ना। और कब भरता है इसकी आप तिथि आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सरल सवाल है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष दिया था? 1730 के अंदर बलिदान दे दिया था। रेड डाटा पुस्तक में दर्ज यहाँ पर जो क्रेस्टेड मकाका किस देश में पाया जाता है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्रेस्टेड मकाका किस देश में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। बोना जल भैंस पाया जाता है तो फिलीपीन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फिलीपीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो अमेजन वृक्षा वन है उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो लद्दाख जो शीत क्षेत्र के अंदर ईंट और गारे के छोटे छोटे घर बने हुए हैं उन घरों को साहित्य कहते हैं खपंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंगपा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंगपा। लद्दाख क्षेत्र के शीत क्षेत्र के अंदर जो घर होते हैं उन छोटे घरों को खंगपा कहते हैं, ठीक है ना। काफी अटपटा नाम है। लद्दाख क्षेत्र में
पहने वाले गर्म कपड़ों को क्या कहा जाता है? गोंचा कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोंचा कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जंगली गधे पाए जाते हैं, तो जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ भारत में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करूँ तो मोर है। क्या है? मोर है। ठीक है ना। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहला सप्ताह के अंदर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो अक्टूबर माह के अंदर प्रथम सप्ताह है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटी लिटिल स्टिट नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत के अंदर है? वो आती है। तो सबसे छोटी लिटिल स्टिट नामक जो प्रवासी पक्षी है वो भारत के अंदर आर्कटिक प्रदेश से यहाँ पर आती है। ठीक है ना। राजस्थान की औसत वर्षा यहाँ पर पूछी जा सकती है, 57.51 सेमी यहाँ पर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि किसके द्वारा की जाती है? तो जनजातियों के द्वारा की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, दक्षिण राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का नाम है वालरा कृषि। ठीक है ना। और यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भारत का नाम आते ही आपका इसका आंसर चेंज हो जाएगा और इसको कहेंगे हम झूम खेती कहेंगे। ठीक है ना। तो दक्षिणी राजस्थान वालरा। ठीक है। और उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर स्थानांतरित कृषि का नाम है झूम खेती, झूम कृषि कहते हैं। इस कृषि का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, लेकिन मुख्यतः यह नाम आपको याद रखना है। बात करता हूँ वर्ष भर में एक ही खेत में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, तो इसको हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है ना। वर्ष भर के अंदर एक ही खेत के अंदर 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि को गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन व पशुपालन को सम्मिलित रूप को मिश्रित कृषि कहते हैं। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसके अंदर फंसेगा। ठीक है ना। तो वर्ष भर के अंदर एक ही खेत के अंदर 2-3 फसलें उगाना गहन कर निर्वाह कृषि है, और कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ये मिश्रित कृषि है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। ठीक है। आगे बात करता हूँ राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष में शेर की सोयूज टी 11 से यात्रा अंतरिक्ष की यात्रा की है। ठीक है ना। तो स्कॉर्पियो 11 है वो तो अब चल रहा है, लेकिन राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा है सोयूज टी 11 से की है, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के यहाँ पर मासिनराम व चेरापूंजी के अंदर होती है। 1144 है या ऐसा कुछ सेमी यहाँ पर उसका रेशियो है। ठीक है ना। 1144 लगभग कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगभग 1144 है। ठीक है ना। मासिन राम की चेरापूंजी की कंफर्म है 1087 सेमी है। ठीक है ना। कितनी है? 1087 सेमी है, ये आप थोड़ा देख लेना। ठीक है ना। वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाएगा वो, सिर्फ स्थान पूछेगा। ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के अंदर मौसिन राम चेरापूंजी के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? थार के मरुस्थल के अंदर होती है। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा थार के मरुस्थल में होती है, लेकिन जब स्थान पूछेंगे भारत में सबसे वर्षा किस स्थान पर होती है, तो इसका आंसर साथियों आपको देना है लेह लद्दाख। क्या है? लेह के अंदर है भारत के सबसे कम वर्षा होती है, ये इसका आंसर है। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ खारे पानी की झील वॉन झील है वो किस देश के अंदर है? जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो वॉन झील है, वो तुर्की के अंदर है। किस देश के अंदर है? तुर्की के अंदर है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है? जल प्रदूषण है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी के कारण जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है वो उस कानून का नाम है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अध्यक्ष, जो कानून 1974 है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बनता है? 1974 के अंदर बनता है। ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 के अंदर बनाया गया। ठीक है। निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना, निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प के अंदर बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों में एकत्रित हो जाता है तो उसको हम भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़े जाने वाली जो भूमि है उस भूमि को अपन किस नाम से जानते हैं साथियों? प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। वह भूमि जिस पर कई वर्षों
तक कृषि नहीं की जाती है उसको पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत कृषि भूमि है, तो 11% कृषि भूमि है, ठीक है ना। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों के अंदर विस्तृत है, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ, राज्य में नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी है, ठीक है ना। इजराइल की मृत सागर में लवणता कितनी है, 340 ग्राम प्रति लीटर है, ठीक है ना। यानी 1 लीटर के अंदर लवणता है 340 ग्राम, किसके अंदर, इजराइल के अंदर मृत सागर है उसके अंदर, ठीक है। पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल की बात करें तो पृथ्वी पर जितना भी जल है उस जल में महासागरीय जल की प्रतिशतता की बात करें तो 97.3% है, ठीक है ना। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल की यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो 0.68 है, भूमिगत जल 0.68 है। और पृथ्वी पर जितना भी मौजूद जल है उस जल में महासागरीय जल की प्रतिशतता की बात करें तो यहाँ पर 97.3% है, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस यहाँ पर 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना ये क्या कहलाता है, तो दिन के अंदर 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ये ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाला समुद्री जल क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार कहलाते हैं, तो वो वृहद ज्वार कहलाते हैं, ठीक है। राजस्थान में इसी के अलावा अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है वो राजमार्ग है, वो किस मतलब स्थानों को जोड़ता है, ये 4 स्थानों को जोड़ता है साथियों। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 स्थान को जोड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न यहाँ पर है, बेदुइन और तुआरेग जनजातियां हैं किस मरुस्थल के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो बेदुइन और तुआरगे जो जनजातियां हैं वो आपके सारा मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। सारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है, कहाँ स्थित है, अफ्रीका के अंदर है। भारत का ठंडा मरुस्थल है वो लद्दाख के अंदर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है, बात करें तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी मुख्य टैगलाइन पूछे तो यहाँ पर आपको बताना है एक सब के लिए सब एक के लिए, एक सब के लिए और सब एक के लिए, ठीक है ना। सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन की पूछे तो 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है ना। और सहकारिता को है जो संवैधानिक दर्जा है किस संविधान संशोधन से मिलता है, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो इस प्रकार से साथियों हमने है वो पूरी ईवीएस के जितने भी टॉपिक थे उन टॉपिकों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह है, मात्र 1 घंटे के अंदर लगभग हल कर लिया। 1 घंटा और 6 मिनट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल है, मैंने पूरा हल करवा दिया है। आशा और उम्मीद है यहाँ से आपकी परीक्षा के अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे और निश्चित रूप से मेरा कहना मानिएगा, आप इस वीडियो को 2-3 बार एग्ज़ाम देने हॉल में जाने से पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम देने जाते समय भी इस वीडियो को देख सकते हो, देख कर जरूर जाना। निश्चित रूप से आपके 30 में से 20 सवाल इसमें से 100% आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करना साथियों, दिल से शेयर करना। मैंने आपके लिए मेहनत की है तो हर अभ्यर्थी के पास ये वीडियो जाना चाहिए। आप दिल से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।